हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे थे अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अभी बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। हमने स्पेसिफिक चार्ज भी डिफाइन किया था। स्पेसिफिक चार्ज मीन्स चार्ज एंड मास का रेशियो, Q/m या E/m भी बोलते हैं उसको, और उसके बारे में भी हमने एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे की बात अब कंटिन्यू करते हैं। लिखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की। चैडविक ने क्या किया, किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट कराया और स्ट्राइक करवाया ऑन बेरिलियम फॉयल। उन्होंने देखा कि बेरिलियम फॉयल से टकराने के बाद में एक नए टाइप के पार्टिकल्स इमिट आउट हुए, जो कि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुए और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में। इंडिकेटेड दैट दीज आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स, और उनको कहा गया न्यूट्रॉन, लाइक दिस। तो चैडविक बम्बार्डेड alpha particles from a radioactive source. So Chadwick bombarded alpha particles from a radioactive source on beryllium foil and observed that a new type of rays emanate, which consist of particles which are not deflected by electric or magnetic field. चैडविक ने उन पार्टिकल्स का नाम रखा न्यूट्रॉन। चैडविक कॉल्ड these neutral particles न्यूट्रॉन्स। तो वो न्यूट्रॉन्स थे लाइक दिस। बेरिलियम फॉयल अल्फा पार्टिकल 2He4, बेरिलियम is 4 and this is 9, 6C12 and 0N1. These are neutrons. ये अल्फा पार्टिकल्स थे टेकन फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सोर्स। तो चैडविक ने बेरिलियम फॉयल पर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया, न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, एक नए टाइप के पार्टिकल इमिनेट हुए या इमिट आउट हुए, जो कि ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुए और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में। इन्हें बोला गया न्यूट्रॉन्स, एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब बारी आती है इन सब के बाद में वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। देखो ये एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, जहां पर एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए गए, फेल होते गए, नया मॉडल आया, वो फेल हुआ, फिर नया मॉडल आया, और आज चलता है सबसे एडवांस्ड मॉडल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बेसिस पर, वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बट सबसे पहले जो थ्योरी थी दैट वाज गिवन बाय थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। तो हेडिंग लिखो इस सब के बाद में वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। आप इसे नोट कर लो, तो मैं इसे हटा देता हूं। हेडिंग लिखो वेरियस एटॉमिक मॉडल्स।
जिसमें पहला थॉमसन एटॉमिक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे प्लम पुडिंग एक डिश होती है खाने वाली, प्लम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द पुडिंग एंड दिस इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल, या सिंपल भाषा में तरबूज मॉडल। वाटरमेलन मॉडल, जैसे वाटरमेलन होता है उसके अंदर बीज जो होते हैं, उसके सीड्स होते हैं, वो जहां तहां डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो बीज जो हैं, वो सीड्स जो हैं तरबूज की, वाटरमेलन की, दे आर सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन्स and entire spherical space of the watermelon is considered to be the positively charged distributed in it। तो क्या प्रपोज किया इन्होंने, लिखो एक लाइन। थॉमसन proposed that atom is electrically neutral and positive charge मतलब protons are distributed uniformly in a spherical space of size of atom and electrons are embedded in it, and electrons are embedded in it। इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और ये इलेक्ट्रॉन्स जहां तहां इस तरीके से एम्बेडेड हो। So these are electrons. So these electrons are embedded into the positively charged, positive charge is distributed in the entire atom and electrons are embedded at the different places like this। ये मॉडल था, जैसे तरबूज होता है, तरबूज का अंदर का रेड पार्ट पूरा प्रोटॉन जैसा हो गया, प्रोटॉन का स्मेयर्ड पार्ट दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट, और उसके अंदर जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट हैं। तो ये कहलाता है प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। बट ये मॉडल बहुत जल्दी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहां इस बात को लिख भी देंगे कि ये मॉडल जो फेल हुआ, ये बच्चों ने 9th-10th में भी पढ़ा हुआ होता है ये सब, तो लिख भी देंगे। ड्रॉबैक, दिस मॉडल was failed as findings of alpha particle scattering, इसको हटा देते हैं, So this model was failed as findings of the alpha particle scattering experiment by Rutherford could not be explained by Thomson's model। तो क्या पॉइंट है? दिस मॉडल वॉज फेल्ड एज फाइंडिंग्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय थॉमसन्स मॉडल। तो ये मॉडल फेल हो गया, प्लम पुडिंग मॉडल गिवन बाय थॉमसन। अगला मॉडल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, वो है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल क्यों? पहली बार न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल किया रदरफोर्ड साहब ने।
रदरफोर्ड साहब ने ही पहली बार न्यूक्लियस शब्द का इस्तेमाल किया। और आज भी, आज के जो, भले ही रदरफोर्ड मॉडल फेल हो चुका है आज, उसके बाद बोहर मॉडल आ गया और आज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन चलती है, बट वहां कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस वहां भी है, आज भी है। तो हेडिंग लिखेंगे अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। तो हेडिंग लिखो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। इसको हटा देते हैं, लिख लीजिए आप। नेक्स्ट लिखो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में सबसे पहले बात करते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट क्या था और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो क्या एक्सपेरिमेंट था ये भी 9th-10th में स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है, पर हम पूरी बात फिर वापस से करेंगे। गोल्ड फॉयल ली, रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड फॉयल ली। गोल्ड की फॉयल क्यों लेते हैं? गोल्ड बहुत मैलिएबल मेटल है, तो बड़ी आसानी से डक्टाइल और मैलिएबल होने के कारण इसको बहुत फाइन शीट्स में या फाइन फॉयल में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो गोल्ड फॉयल ली और उस पर स्ट्राइक करवाया, इंपिंज करवाया अल्फा पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्स। मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव सोर्स इज पोलोनियम। तो पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया ऑन द गोल्ड फॉयल, और गोल्ड फॉयल के स्ट्राइक कराने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस थे वो रिसीव किए ऑन सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन, कुछ इस टाइप का। मान लो ये एक दिस इज पोलोनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और यहां से अल्फा पार्टिकल रेज जो हैं वो निकल के जाती हैं, अल्फा पार्टिकल, एंड देयर इज ए जिंक सल्फाइड स्क्रीन। यहां पे इसको रेज को स्ट्रीमलाइंड बनाने के लिए इस टाइप का एक स्लिट ले लेते हैं, एंड देयर इज ए जिंक सल्फाइड स्क्रीन, सर्कुलर स्क्रीन। लाइक दिस। अब यहां से रेज जाएंगे एंड हियर यू हैव टेकन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, सर्कुलर जिंक सल्फाइड ZnS स्क्रीन। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं कमिंग फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स। ये एक स्लिट है और ये गोल्ड फॉयल है। इसको मिरर मत समझ लेना, कभी सोचो कि पीछे लगा दिया तो मिरर है ये, नहीं नहीं, हटा दो लो। सो दिस इज गोल्ड फॉयल, AU इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड फॉयल। तो गोल्ड फॉयल से जब ये टकराते हैं अल्फा पार्टिकल्स, तो दे गेट स्ट्रेट, मूव, डिफ्लेक्ट लाइक दिस, एंड सम गेट रिकॉइल्ड ऑल्सो। So these are the alpha particles, और जब जब वो टकराते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर, वो फ्लैश क्रिएट करते हैं, चमक पैदा करते हैं, स्किंटिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इट्स रिमार्केबल प्रॉपर्टी is that it converts kinetic energy of particles into flashes or scintillations. Scintillations मतलब चमक पैदा करता है, चमक, चकम नहीं, चमक।
फ्लैश, चमक पैदा होती है, एकदम फ्लैश आता है एकदम। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन की एक खास बात होती है कि ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स को कन्वर्ट करता है इनटू द लाइट और फ्लैशेस और स्किंटिलेशंस। चमक बोलते हैं उसको कि एक चमक आई, दो चमक आई, एकदम फ्लैश आया। तो उस टाइप से उनको काउंट कर लिया जाता है, उनके एंगल्स मेजर कर लिए जाते हैं, उसके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए उन्होंने। ये एक पोलोनियम है, रेडियो एक्टिव सोर्स है, वहां से अल्फा पार्टिकल्स रिसीव किए गए, एक्सेलरेट कराए गए डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, उनको एक स्लिट से पास करा के एक फाइन स्ट्रीम में कन्वर्ट किया गया और ये गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक किया गया। और गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक करने के बाद उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। क्या ऑब्जर्वेशंस थे? कई ऑब्जर्वेशन आपको याद भी होते हैं, दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे ही निकल गए। और ये इस बात का इंडिकेट करता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज वैकेंट और एम्प्टी। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्टिंग अवे, इंडिकेटिंग दैट के एटम के अंदर कोई ना कोई एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जो अल्फा पार्टिकल जैसे हैवी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को डिफ्लेक्ट कर रहा है अवे, दूर। पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे ना, रिपल्शन क्रिएट करेंगे। एंड सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर रिकॉइल्ड मींस ऑलमोस्ट 180 डिग्री पर वापस आ गए, इंडिकेट दैट गोल्ड के अंदर कोई हैवी न्यूक्लियस है, वेरी डेंस न्यूक्लियस है जो अल्फा पार्टिकल जैसे हैवी और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जैसा आया वैसे धक्का मार के वापस भेज दे। तो ये उनके ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स थे। तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट एक बार बना दो, मैं हटाता हूं, उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन्स एंड ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। एक बार नोट कर लें। क्या है? ऑब्जर्वेशंस। मार्कर चेंज करते हैं। ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन। क्या पाया उन्होंने? मान लो अगर ये गोल्ड का एटम है, ये गोल्ड एटम, तो उन्होंने न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट यहां इंट्रोड्यूस किया। मान लो वो न्यूक्लियस है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जैसे ये आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल, ये स्ट्रेट निकल गया, ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ, ये ऑलमोस्ट रिकॉइल्ड, दिस इज डिफ्लेक्टेड अवे, this is almost straight, and so on. These are incident alpha particles. These are incident alpha particles from radioactive source. तो रेडियोएक्टिव सोर्स से आने वाले पार्टिकल्स हैं, एंड दीज आर डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स मतलब 2He4 और He2+। हीलियम का न्यूक्लियस ही तो है अल्फा पार्टिकल, ये हमने बताया भी था। ये गोल्ड एटम है और ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, और ये डिफ्लेक्ट अवे हुए। तो क्या ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन थे, मैं वन बाय वन लिखता भी जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा आपको। तो पहला ऑब्जर्वेशन और क्या था? Most of the alpha particles went straight without any deflection, no noticeable deflection. इसका मतलब most of the space in atom is vacant or empty. ये कंक्लूजन था। तो ऑब्जर्वेशन क्या था? सीधे निकल गया most of the particle। उसका कंक्लूजन क्या निकला कि most of the space in the atom is vacant। तो लिखो since most alpha particles went straight with the negligible deflection, with no deflection, indicates that most of the space
in atom is vacant or empty, एक ही बात है वो तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज वैकेंट और एम्प्टी व्हेन अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, ये पहला, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज वैकेंट। दूसरा सेकंड पॉइंट, इसको हटा देते हैं ऊपर से, नोट कर लेंगे आप। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि बहुत कम पार्टिकल, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एज लार्ज एंगल एज 90 डिग्री इंडिकेट और डिफ्लेक्टिंग अवे, इसका मतलब देयर शुड बी सम पॉजिटिव चार्ज इन द एटम विच इज एबल टू डिफ्लेक्ट द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड by an angle as large as 90 degree deflected away। तो only very few alpha particles were deflected away as large angle by an angle as large as 90 degree indicates that some positively charged center is present. Positively charged center is present in atom which could deflect पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स। भाई अल्फा पार्टिकल्स भी तो पॉजिटिव हैं, तो उनको डिफ्लेक्ट करेगा कोई, और डिफ्लेक्टिंग अवे, तो इसका मतलब कुछ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होना चाहिए। रदरफोर्ड साहब ने उस सेंटर का नाम क्या लिया? न्यूक्लियस। तो पहली बार शब्द न्यूक्लियस इस्तेमाल किया था रदरफोर्ड साहब ने। तो रदरफोर्ड यूज्ड दिस पॉजिटिव सेंटर एज, नेम्ड कर दो, नेम्ड दिस पॉजिटिव सेंटर एज न्यूक्लियस। इसलिए बोलते हैं इसको रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, इसीलिए बोलते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन, उनका यह था कि वेरी फ्यू, ओनली वेरी फ्यू out of nearly 20,000 alpha particles were required, मतलब were deflected at an angle nearly 180 degree। जैसे गए वैसे वापस आ गए। अल्फा पार्टिकल जैसे हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कोई वापस भेज दे जा, तो इसका मतलब कोई दमदार पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होना चाहिए जो कि हैवीली डेंस भी होना चाहिए, और उसे क्या बोला गया? न्यूक्लियस। तो very few alpha particles, nearly 1 in 20,000, were deflected at an angle of nearly 180 degree और रिकॉइल्ड बैक। रिकॉइल मतलब जैसे गन चलाते हैं ना, रिकॉइलिंग होती है, खराक, बिल्कुल वो रिकॉइल हो गए, टकराए, रिकॉइल, इस टाइप से। तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, नियरली 1 in 20,000 वर डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ नियरली 180 डिग्री और रिकॉइल्ड, इंडिकेट्स दैट अ पॉजिटिव and very dense nucleus is inside the atom।
तो very few alpha particles, nearly 1 in 20,000, were deflected at an angle of nearly 180 degree or recoiled, indicates that a positive and a very dense nucleus is inside the atom. ये उनके main observations थे based on alpha particle scattering experiment conducted by Rutherford. इसके बेसिस पर उन्होंने अपना एक मॉडल पेश किया जिसे कहा गया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। तो यही तो था रदरफोर्ड मॉडल। नहीं, ये रदरफोर्ड मॉडल नहीं है, ये तो एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस हैं और उनके एक्सप्लेनेशंस हैं। अब बात आती है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। तो हेडिंग लिखो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। नोट कर ले पहले इसको। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। क्या पॉस्टुलेट्स, क्या पॉइंट्स कहे उन्होंने? पहला पॉइंट तो इन्होंने यही कहा था जो थॉमसन वाला ही था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट मींस टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो क्या था? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल atom is electrically neutral and electrons are outside the nucleus and entire positive charge and almost entire mass of atom is concentrated in nucleus। देखो ये पहला पॉइंट था उनका, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। इसी में इन्होंने ये पॉइंट कहा कि सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लार्ज स्पेस around the nucleus, so electron density is very low, and because of that alpha particles could not be deflected by that electronic charge। तो लिखो since electron density or electronic charge is distributed in very large space around nucleus, electron density is very low, and we say most space of atom is empty। देखो ये पॉइंट पहले पॉइंट में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। Since electronic charge is distributed in the very large space around nucleus, electron density is extremely low and we say most space of the atom या most part of the atom is vacant or empty। ये पहला पॉइंट था, नोट कर लें। सेकंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट में उन्होंने ये कहा कि साइज ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 10 मीटर ऑफ द लेवल ऑफ एंगस्ट्रॉम्स। तो साइज ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 10 मीटर एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस is of the order of 10 to the power minus 15 मीटर। देखो ये है साइज ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अच्छा कैसे फाइंड आउट किया? ये ऑर्डर का मतलब एग्जैक्ट साइज इतना नहीं है, मतलब ऐसा होगा जैसे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, कोई बड़ा एटम होगा तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और बड़ा एटम होगा तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, मतलब ऑर्डर क्या हो गया 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ऐसे न्यूक्लियस का साइज इज एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। कैसे फाइंड आउट किए वो बात करेंगे अभी। तो साइज ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। देखो कितने गुना, एटम लगभग 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 मतलब 1 लाख, 1 लाख गुना बड़ा है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एटम का साइज 1 लाख गुना बड़ा है। इसे ऐसे मान लो जैसे मान लो ये फुटबॉल का ग्राउंड है ना, पूरा क्रिकेट का ग्राउंड मान लो, क्रिकेट का पूरा ग्राउंड है ना, उस ग्राउंड को अगर हम एटम के साइज का मान लें और उसके सेंटर पे, ग्राउंड के सेंटर पे अगर क्रिकेट की बॉल रख दें तो क्रिकेट की बॉल क्रिकेट की बॉल से भी छोटा is as good as nucleus and the entire ground, cricket ground is as good as atom। तो एटम को क्रिकेट का ग्राउंड मान लिया, क्रिकेट के ग्राउंड के पिच के सेंटर पर, जहां पर सेंटर हो, जरूरी नहीं है कि पिच सेंटर पे ही हो, बट ग्राउंड के सेंटर पर अगर हम क्रिकेट की बॉल रख दें तो उसे हम मान सकते हैं कि हाँ ये न्यूक्लियस है। आपको फील आ गई होगी कि न्यूक्लियस कितना छोटा है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ एटम, 1 लाख गुना छोटा होता है देन कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अच्छा ये साइज उन्होंने कैसे फाइंड आउट किए? तो डिटर्मिनेशन ऑफ, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ एटम। एटम का साइज उन्होंने देखो रफ कैलकुलेशंस इस तरीके से की, जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो एल्यूमिनियम सॉलिड ले लो, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड होती है लगभग 2.7 ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब लिख दो। तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम ले लो, मान लो 2.7 ग्राम पर सीसी, और मोलर मास कितना है वो तो 27 पता ही है। तो फिर मोलर वॉल्यूम कितना हो गया? मोलर वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड आप तो जानते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी पता है, मोलर मास भी पता है, तो मोलर वॉल्यूम कितना हो गया? मोलर मास अपॉन डेंसिटी। तो मोलर मास अपॉन डेंसिटी, व्हाट इज मोलर मास? दैट इज 27 ग्राम पर मोल अपॉन डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो जरा ध्यान से देखो, तो ये लगभग कितना आ गया? लगभग वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ये मोलर वॉल्यूम है। तो एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का वॉल्यूम कितना हो गया? मोलर वॉल्यूम मतलब Na 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगैड्रो नंबर ले लिया, इंटू एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेरिकल मानते हुए एटम इज कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल। एवोगैड्रो नंबर इंटू एक एटम का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज द रेडियस ऑफ एटम। दिस शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। दिस इज 10। यहां से जरा देखें तो 3 दूनी 6 मान लो, 4 दूनी 8, तो 8 इंटू पाई और आर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 22। 10 अपॉन 10 की पावर 23 ऊपर गया 10 की पावर माइनस 22।
यहां से मान लो आर क्यूब को ऐसे लिख लो 100 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 8 पाई 8 या 24 25 के आसपास 4। आप ये सब छोड़ो, अप्रोक्सीमेटली आर का जो ऑर्डर है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के आसपास है, और आर का जो ऑर्डर है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का हो गया। ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस हैं, हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैंने अभी समझाया भी था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर रहे, ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ द एटम या डायमीटर ऑफ द एटम या साइज ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻10 मीटर। यही बात तो बोली थी उन्होंने। तो ये रफ कैलकुलेशन सजेस्ट करती हैं कि साइज ऑफ द एटम शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर। और इस एटम, इतना छोटा एटम है और उसमें भी न्यूक्लियस कितना छोटा है वो आप इमेजिन कर सकते हो। चलो बात करते हैं कि उन्होंने अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे फाइंड आउट किया। हालांकि वो अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशंस हैं। कैसे, पहले यहां तक की बात नोट कर लो। ये सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया है डेंसिटी वाला, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम। एक बार नोट कर लें इसको। डिटर्मिनेशन ऑफ ये चल क्या रहा है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल चल रहा है। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। पहले पॉइंट में क्या बोला, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज वेरी नेग्लिजिबल इन साइज एंड इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लार्ज स्पेस। इस कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। यही कारण है इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट नहीं कर पाते अल्फा पार्टिकल्स को, इसलिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, भेदते हुए, पार करते हुए ऑफ एन एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अब बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट में, हमने साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात की। एटम का साइज कैसे फाइंड आउट किया रदरफोर्ड साहब ने, वो मैंने बताया। रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस का अप्रोक्सीमेट साइज कैसे फाइंड आउट किया, तो डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट साइज या ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इन्होंने क्या किया, इस बार अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया गोल्ड फॉयल पर, गोल्ड वाला एक्सपेरिमेंट लिया उन्होंने, और गोल्ड फॉयल पे उन्होंने कंसीडर किया हेड ऑन कोलिशन। हेड ऑन कोलिशन बिटवीन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस He2+, एंड गोल्ड न्यूक्लियस इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये कंसीडर किया उन्होंने इस टाइप से। मान लो ये न्यूक्लियस है, थोड़ा बड़ा दिखा दिया हमने, ये गोल्ड न्यूक्लियस है, गोल्ड न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल है, दिस इज अल्फा पार्टिकल फ्रॉम रेडियोएक्टिव सोर्स, मान लो काफी दूर है, ये फॉयल है, गोल्ड फॉयल थी, ये गोल्ड का एटम था, अल्फा पार्टिकल काफी दूर है, काफी दूर मतलब 1-2 मीटर है मान लो, तो 1-2 मीटर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गई विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये 1-2 मीटर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस है। मान लो ये पॉइंट को हमने ए बोल दिया, ये सेंटर वाला जो पॉइंट है ये बी है मान लो गोल्ड के न्यूक्लियस का,
और अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराया फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्स। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात हमने शुरू में कही थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की जब डिफाइन कर रहे थे हम, कि कोई अल्फा पार्टिकल है उस पर एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, दौड़ना शुरू कर देता है वो, और डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस यू हैव अप्लाइड, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ाई जा सकती है या थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, या इवन चाहो तो दौड़ते हुए काइनेटिक एनर्जी को, दौड़ते हुए अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को घटा भी सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे भैया, ये अल्फा पार्टिकल है, इट इज फार अवे, ये गोल्ड फॉयल थी, गोल्ड का न्यूक्लियस कंसीडर कर लिया, हेड ऑन कोलिशन, हेड ऑन कोलिशन का मतलब डायरेक्ट, दिस इज ये हेड ऑन कोलिशन है, ये अल्फा पार्टिकल आया, ये गोल्ड न्यूक्लियस है, अच्छा गोल्ड न्यूक्लियस तो रुका हुआ है, अल्फा पार्टिकल आया और बिल्कुल सेंटर टू सेंटर उसके टकराया, जैसे हेड ऑन कोलिजन होता है ना, जिसका कई बार एक्सीडेंट हुआ या कार में दो कार आ रही है, हेड ऑन कोलिजन हुआ, हेड ऑन कोलिजन। हालांकि अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, हो सकता है वो थोड़ा सा ऑफसेट हो, यूं आए सीधा निकल जाए, नहीं वो वाला नहीं, हम वी आर कंसिडरिंग हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन मतलब सेंटर टू सेंटर कोलिजन इन द सेम लाइन, इसे बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो कंसिडरिंग द हेड ऑन कोलिजन इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड न्यूक्लियस। अच्छा, गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है वो चार्ज होता है प्लस जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर, जेड इज द एटॉमिक नंबर, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज है +2e। ये तो आप जानते हो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना, दैट इज +2e, और गोल्ड पर चार्ज कितना, गोल्ड न्यूक्लियस पर +Ze। ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, गोल्ड न्यूक्लियस इज आल्सो पॉजिटिव, सो दे विल हैव द रिपल्शन। बट अभी कहां रिपल्शन, ये तो बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये ए था, इसको प्रोजेक्ट कराया गया विद द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, द हाई काइनेटिक एनर्जी V alpha is the velocity, initial velocity of the alpha particle is V alpha। अब ये इस velocity से आया and it is approaching towards the gold nucleus, obviously it will come and face the repulsion, so repulsion की potential energy बढ़ेगी इस सिस्टम की, और वो potential energy अगर बढ़ रही है तो कहीं से तो आ रही होगी ना एनर्जी वो, because total energy of the system is constant, law of conservation of energy। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ रही है, किसके एक्सपेंस पर बढ़ रही है, ऑफ द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये रुका हुआ है, ये तो काफी हैवी है, जेड की वैल्यू 79 होती है, गोल्ड के लिए जेड की वैल्यू 79 है। तो गोल्ड का काफी हैवी न्यूक्लियस है और पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा है और उसको रुका हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल आएगा, स्लो डाउन होता जाएगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एंड एट अ पॉइंट विल कम, मान लो यहां तक पहुंच पाया वो यहां तक पहुंच पाया, इस पॉइंट तक, इसे बोल दिया सी पॉइंट। तो सी पॉइंट तक पहुंचने के बाद में बस यहीं तक पहुंच पाया वो, उसके बाद वो रिपेल हो गया, पीछे भाग लिया। सो दिस पॉइंट सी जो है, यहां से लेकर के बी के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड आर मिनिमम। This R minimum is called distance of closest approach। तो this R minimum is called distance of closest approach। इसको लिख भी लेंगे यहां R minimum। तो what is R minimum? The minimum distance between the alpha particle and the center of the nucleus of the gold or any other element जिसको भी यूज किया है foil हमने, that is called distance of closest approach। हालांकि this is not exactly equal to the radius of gold atom but almost equal to or approximately equal to the size of nucleus। So this calculation can be done, we can do this calculation। आ गई बात समझ में आपको? Apply the law of conservation of energy। यहां तक की बात लिख लो, मैं ऊपर वाला पोर्शन ये हटा दूंगा अभी। ए और सी के बीच में यहां अल्फा पार्टिकल यहां तक पहुंच पाया है, तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट ए, इस पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल जो कि फार अवे है, काफी लार्ज डिस्टेंस पर है,
इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट सी, जहां तक अल्फा पार्टिकल पहुंच पाया, ये अल्फा पार्टिकल यहां तक पहुंच पाया। उसके बाद फॉर रिपल्शन तो लगी रहा है, हैवी रिपल्शन, फिर पीछे भाग आएगा। तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो यू से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट ए शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। नाउ सी, ए इज फार अवे फ्रॉम बी इनिशियली, काफी दूर है, 1-2 मीटर पे है। 1-2 मीटर भी काफी इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गई, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए विल बी 0। सो दिस इज 0। क्यों 0? आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है k q1 q2 अपॉन r। r अगर इनफाइनाइट जाएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। r अगर बहुत लार्ज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल अप्रोच 0, सो वी हैव टेकन इट 0। एंड इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी देयर, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m अल्फा एंड v अल्फा का स्क्वायर, ये हो गई, शुड बी इक्वल टू। अच्छा, सी पॉइंट पहुंचने के बाद इट्स एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यहां तक ही पहुंच पाया बस। इसका मतलब इसी काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी थी, तो सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल हैज बिकम 0 एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू, बी पर पोटेंशियल एनर्जी, बी पर नहीं, ये सी पर लगाना था, सॉरी, बिल्कुल ठीक कर लो, आप भी करेक्शन कर लो। तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी जिसका एक्सप्रेशन कितना है? k q1 q2 अपॉन r। r क्या? r मिनिमम, r मिनिमम। बाकी कैलकुलेशन चलो वहां करते हैं, नोट भी करते जाएं साथ के साथ। इसको हटा दें, अब तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, बस इसको हटा देते हैं। आप यहां से जब फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो दिस कम्स आउट टू बी हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, v अल्फा इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इज इक्वल टू k q1 अल्फा पार्टिकल का चार्ज। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना है? +2e इंटू गोल्ड के न्यूक्लियस या कोई भी और एलिमेंट की फॉयल ली होगी हमने, उसके न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? न्यूक्लियस पर हमेशा चार्ज +z होता है। z इज द एटॉमिक नंबर, Z is called the atomic number. Atomic number means number of protons. तो प्रोटॉन के बराबर ही तो चार्ज है। जैसे हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? +2e। तो ये +z ही हो गया अपॉन r। r कौन सा? r मिनिमम। एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2kz e स्क्वायर अपॉन r मिनिमम। यहां से r मिनिमम जब हम कैलकुलेट करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 2kz e स्क्वायर अपॉन हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। ये है एक्सप्रेशन एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसी को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस। हाँ, लेकिन न्यूक्लियस तो इससे भी छोटा होगा, बट यही किस ऑर्डर का आ गया? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका मतलब न्यूक्लियस तो इससे थोड़ा बहुत छोटा ही होगा। फिर भी रफली तो हम कम से कम इतना कह सकते हैं कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। यही बात रदरफोर्ड साहब ने कही। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और approximate size of nucleus of atoms. Careful calculations ये सब suggest करती हैं that this value comes out to be, तो careful calculations suggest R minimum is of the order of 10⁻⁻15 मीटर। केयरफुल कैलकुलेशंस ये सजेस्ट करती हैं कि R मिनिमम की वैल्यू लगभग 10⁻⁻15 के मीटर के ऑर्डर है। इसका मतलब साइज ऑफ द न्यूक्लियस इवन इससे भी छोटा ही होगा, बट वी कैन सेफली से दैट इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर।
ये था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या पढ़ रहे थे? अरे भैया क्या पढ़ रहे थे हम? वी वर स्टडिंग रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया? रदरफोर्ड साहब ने। और ये हम पढ़ रहे थे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के पोस्टुलेट्स। पहला पॉइंट क्या? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट टोटल मास इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड साइज का भी हम बात कर रहे थे। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -15 मीटर, जबकि साइज ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 मीटर। नोट कर लें इसको, अगला पॉइंट लिखेंगे। तो ये था सेकंड पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी लेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। Z is the charge, m alpha is the mass of alpha particle, v alpha is the initial velocity of alpha particle। आप चाहो तो इसके एक्सप्रेशन में लिख भी देता हूं, वैसे तो समझ में आता है स्टूडेंट्स को। अगर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे ना, तो फिर तो आपको ये सब समझ में आएगा बहुत इजीली। और एक बार चीजें समझ में आ जाती हैं तो मन पे बोझ नहीं रहता। रटने की जरूरत नहीं है, रटने से ना होता है, रटने से कुछ ना हो पाएगा। जो रट रहे हैं उनसे ना हो पाएगा, फिर वही वाली बात तुमसे ना हो पाएगा। तो यही कहना पड़ता है हमसे, उनसे ही होगा जो समझ के आगे चीजें आगे बढ़ रहे हैं। वेयर जेड इज व्हाट? जेड इज एटॉमिक नंबर ऑफ फॉयल, जो भी फॉयल यूज किया, फॉयल एटम। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड के लिए कितना? Z इज इक्वल टू 79। जैसे K तो हमें पता ही है कितना, 9 × 10 to the power 9 ले लेते हो इन SI यूनिट। कैलकुलेशन अगर करनी पड़ जाए तो यू शुड रिमेंबर लाइक दिस। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू तो पता ही है ना, 1.6 × 10 to the power -19 कूलम्ब। m alpha is the mass of alpha particle, v alpha is the initial velocity of alpha particle। तो v alpha is the initial velocity of the alpha particle। so this is the formula जिसके बेसिस पर आपके काम में क्वेश्चन आएंगे, आप सॉल्व कर सकते हो। लेंगे क्वेश्चन, बट पहले हम इस मॉडल को निपटा लें। 2 पॉइंट हो गए थे, तीसरा पॉइंट लिख लो पहले ये बात। नाउ द थर्ड पॉइंट। देखो तीसरा पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट इलेक्ट्रॉन कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर मोशन, एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड। तो उन्होंने ये बात कही कि इलेक्ट्रॉन्स इन एटम आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स इन एटम आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इस टाइप से। ये न्यूक्लियस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये मान लो इस वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है जिस पर चार्ज कितना है? Ze। अरे अब तक तो समझ गए होंगे ना कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है? +Ze। Z इज द एटॉमिक नंबर। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r। तो mv²/r is the centrifugal force and that is equal to the Coulombic force of attraction F, and F is equal to K Q1 Q2 upon R², इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। and this is Coulombic force।
कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर कर दिया। तो यहां से m मास ऑफ किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पार्टिकल पर ले रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो m v² अपॉन r, इलेक्ट्रॉन का मास, r इज द रेडियस एंड दैट शुड बी इक्वल टू द k q1 प्लस, वो तो आप फोर्स ले रहे हैं तो आप मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो E इंटू जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से यू कैन राइट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। यही कॉन्सेप्ट हम बोहर मॉडल में भी यूज करेंगे। तो एम ई वी स्क्वायर अपॉन आर विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। It will be a useful equation. We will particularly talk about it in the Bohr model, the next model. आएगा बाद में, अभी 1-2 लेक्चर के बाद में, जब आएगा तब आएगा, अभी तो यहीं की बात लिखें। तो दिस वाज द पॉइंट। थर्ड पॉइंट नोट कर लें। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ था कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, मतलब ये पॉइंट तो सब हो गए, एक तरीके से यूं कह सकते हैं, अलग से लिख लेंगे उनको नोट करके, कि एक तरीके से जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल इज इक्विवेलेंट टू सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम है, जैसे सोलर सिस्टम में वेरियस प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो सन इज इक्विवेलेंट टू न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्विवेलेंट टू द प्लैनेट्स। तो सोलर सिस्टम जैसे है, सोलर सिस्टम क्या है? प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन। तो हमारे इस मॉडल में सन क्या हो गया? न्यूक्लियस, जिसे स्टेशनरी मान लिया, एंड प्लैनेट्स क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से सोलर सिस्टम के इक्विवेलेंट ये रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल है। मेन पॉइंट था साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नेचर, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड, न्यूक्लियस इनसाइड, हैविंग द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास। अब नोट करके 1-2 पॉइंट्स और लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में एक पॉइंट बड़ा यूजफुल है, जिस पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। क्या पॉइंट्स हैं वो? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू an angle of theta comma n theta is inversely proportional sin की पावर 4 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद कर लें, आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, नॉट इन सिलेबस एट ऑल। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में डिफ्लेक्शन हुए थे अल्फा पार्टिकल के, कोई 10 डिग्री पे, कोई 5 डिग्री पे, कोई 50 डिग्री पे, तो कोई 180 तक आया था डिफ्लेक्शन। तो नंबर ऑफ एन थीटा मींस थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट होने वाले नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। फॉर्मूला याद रखें, क्वेश्चंस आएंगे, लेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। एक और पॉइंट एज ए नोट, सेकेंड पॉइंट, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस का साइज वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक्सपेरिमेंट्स द्वारा अलग अलग फॉइल्स के लिए किया। एक बार गोल्ड का फॉयल, एक बार सोडियम का फॉयल, एक बार आयरन का फॉयल, और उनके न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट किया। और जो न्यूक्लियस की रेडियस थी वो उन्होंने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसमें फिट किया। तो रेडियस ऑफ
न्यूक्लियस R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3, A की पावर क्यूब रूट 1/3, वेयर R नॉट एक कांस्टेंट है। ये तो नया मार्कर तो बहुत ही हल्का चलता है, ये पता लेते हैं। Where R naught is a constant which की वैल्यू 1.33 into 10 to the power -13 सेंटीमीटर, ये कांस्टेंट है। एंड A is मास नंबर, मास नंबर ऑफ एटम। मास नंबर का मतलब तो पता ही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। या फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर, मार्कर खत्म हो गई, ये ब्लू लेता हूं, देखूं कैसा है। ये भी हल्के चले हैं। लाल, सब बेकार चल रहे हैं, काले काले से ही लिखते हैं। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज मास नंबर, एंड दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो फॉर कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, एटम नहीं, न्यूक्लियस। ए इज द मास नंबर। तो ये था रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। फेल हुआ ये मॉडल, फेल हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण थे, वो थोड़ा सा बाद में देखेंगे, बट लेट्स डू one or two simple questions based on Rutherford nuclear model. So let's say questions. इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं बेस्ड ऑन इट। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि 400 alpha particle are deflected at an angle of 90 degree. Find number of alpha particles deflected at 180 degree in experiment. मान लो ये सिंपल सा सवाल हो, आपको तो फॉर्मूला पता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो 400 अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला? एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 θ/2। यही था। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा कुछ, ये प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ रहा है, जब रेशियो लेंगे तो के तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n मान लो हमें 180 फाइंड आउट करना है, तो n 180 अपॉन n 90 डिग्री वाले पार्टिकल्स शुड बी इक्वल टू 90 वाला ऊपर आ जाएगा, तो साइन की पावर 4 90 अपॉन 2 अपॉन साइन की पावर 4 180 अपॉन 2। यही तो फॉर्मूला था। अप्लाई करके देखो, खुद करो ये कैलकुलेशंस। अरे ये तो समझते होंगे कि जब रेशियो लेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है। अच्छा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट 180 वी हैव टू फाइंड आउट। 90 डिग्री वाले पार्टिकल्स कितने दिए क्वेश्चन में? 400। और ये किसके बराबर हो गया? ये 45, साइन 45 मतलब 1/√2 की पावर 4, और साइन 90 कितना है? 1 की पावर 4। कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो यहां से नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री वुड बी इक्वल टू व्हाट? 400 इनटू कितना हो गया? 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2, 1/4। 100 पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स। तो 100 अल्फा पार्टिकल्स विल बी डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ दिस मच।
तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये. यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला, एक बार नोट कर लें. विल टेक मोर क्वेश्चंस. मान लो एक क्वेश्चन ऐसा हो, कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ निकल एटम, निकल न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ निकल एटम, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट ऑफ निकल मान लो 64 दिया हुआ है. मान लो ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ निकल एटम. अब वो न्यूक्लियस का फॉर्मूला वैसे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से आता है, बट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए तो हमें अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी और उन सब का कोई डेटा दिया हुआ नहीं है. तो कौन सा वाला फॉर्मूला काम आएगा? वो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था, कौन सा? R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ ए. लगाओ फॉर्मूला. तो देखो क्या क्वेश्चन, क्या आंसर? R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3. आर नॉट की वैल्यू 1.33, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर इंटू मास नंबर या एटॉमिक वेट 64 की पावर 1/3. ये 4 आ गया. कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई. तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 1 4 और 1 5, 5.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर. यही आंसर हो गया. अच्छा, मीटर में रिपोर्ट करना चाहो तो यू कैन 5.32 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर. So this is how you can find out the size of or the radius of nucleus if mass number is known to us. आप सब ये approximate calculations हैं, तो जैसा पूछा है उसी तरीके से आप उसका जवाब देंगे. तो ये था क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइज ऑफ न्यूक्लियस. चलिए क्वेश्चन लेते हैं अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से भी. मैं थोड़ा पानी पी लूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. इसको हटा देते हैं, नोट कर लो आप. मान लो एक क्वेश्चन ऐसे कहीं, मैं क्वेश्चन का डेटा ले लेता हूं. आई हैव द डेटा ऑफ द क्वेश्चन. आपसे कैलकुलेट करवाते हैं अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन. हाँ, मान लो ऐसे कह दी, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच calculate distance of closest approach in meter of an alpha particle of energy of kinetic energy 2.5 mega electron volt MeV being scattered by the nucleus
of a metal of atomic number 80, जिसका एटॉमिक नंबर 80 है। ये है सवाल। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो कि हमें एक फील देता है ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। मान लो ये हो, तो जरा सॉल्व तो करो बच्चा लोगों, करो क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखो फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला तो यही था, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर थी फाइनल में। तो क्या था, हाफ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली दी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, के क्यू 2e इंटू प्लस जेड ई अपॉन आर मिनिमम। यही तो था फॉर्मूला। तो यहां से जब आर मिनिमम कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 इंटू जेड 80 इंटू ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का स्क्वायर। एसआई में कर रहे हैं कैलकुलेशन पूरी, सब कुछ लेना तो फिर एसआई में लेना, अपॉन ये तो पता है ना के की वैल्यू याद हो गई होगी अब तक, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है जरा देखना, 2.5 मेगा। मेगा मतलब 10 की पावर 6, ये याद रखो। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मतलब होता है। तो मेगा मींस 10 की पावर 6। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई एसआई यूनिट नहीं है, पूरी कैलकुलेशन एसआई में कर रहे हैं तो वो एसआई में ही लेना होगा। और एसआई में कितना, 1.6 × 10 टू द पावर -19 जूल। आ गई बात समझ में? काइनेटिक एनर्जी नीचे आ गया, आर मिनिमम निकाल रहे हैं यहाँ। एक ये पावर से ये कैंसिल आउट हो गया, गुणा भाग थोड़ी सी एक बार कर लो। ये 10 की पावर 6 से ये 10 की पावर 9 में 10 की पावर 3 बच गया, तो 2.5। एक काम करो, ये 0 हटा करके यहाँ लगा लो, 4 5 चौक 20 25 5 में 16 पंजे 80 16, ये हट गया। तो 9 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मीटर, ये आया। करियो गुणा भाग, कितना आ गया आर मिनिमम। थोड़ा गुणा भाग खुद ही देख लो यार, मैं फंस जाता हूं कई बार गुणा भाग में। 16 गुणा 16 256, 25.6, तो 9 चौक 36, 36 इंटू 25.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 16 रह गया। अब एक काम कर लो, इसको ऐसे ले लो, 3.6 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर। बस ये गुणा भाग कर लेना अपने आप, मुझसे मत करवाओ। दिस इज द आंसर। आप गुणा भाग करोगे तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -14 मीटर। बट सर ये 10 टू द पावर -15 मीटर तो आया ही ना। अरे वो तो डेटा है, अब तो डेटा क्या मालूम एग्जैक्टली सही हो या ना हो। और वैसे भी 10 की पावर -14 मीटर भी चलेगा, बड़ा एटम है, गोल्ड से भी बड़ा एटम है, ये एटॉमिक नंबर 80 है इसका, तो गोल्ड का एटम तो काफी लार्ज हो गया। सो पॉसिबल, जो भी हो सकता है, ठीक है। अब जो आ रहा है बस वो आंसर रिपोर्ट करना है। सो दिस इज हाउ यू डू कैलकुलेशंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर चलिए एक आध क्वेश्चन और भी लेते हैं। इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं हटा देता हूं इसको। गुणा भाग चेक कर लेना अपने आप, अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो रही है तो अपने आप सही कर लेना। चलिए इसको हटा देते हैं। हाँ, अब मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट
distance of closest approach is मान लो r, ठीक। if a metal foil of atomic number if metal foil of atomic number 50% greater than, ऐसे लिख दो बल्कि, if metal foil of 20% greater atomic number is used and kinetic energy of alpha particle is doubled, then distance of closest approach क्या होगी? Then find distance of closest approach। अब देखो पढ़ाई मेनली शुरू हो चुकी है, वो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री को कई बार ऐसा मत मान लेना कि सारे चैप्टर ऐसे ही होंगे लल्लू पंजू एवं ना है। अब मेन मुद्दा आ गया, बढ़िया है। अब ये सब कंसेप्ट अच्छे से समझें तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। तो इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज r if metal foil of 20% greater atomic number is used and kinetic energy of the alpha particle is doubled। तो बताओ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी? फॉर्मूला पता है आपको, r मिनिमम क्या था, इज इक्वल टू 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। यही था अल्फा पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये इनिशियल r था, तो एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी को भी वेरी किया और जेट को भी वेरी किया, बाकी तो कांस्टेंट है ही। तो कह सकते हैं कि r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z1 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2। उल्टा हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना। जरा अप्लाई करियो तो R2 विल बी इनिशियली r, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी थी? छोटा r, इज इक्वल टू Z2 कितना कर दिया? 20% बढ़ा दिया। 20% का मतलब 1.2 टाइम्स हो गया ऑफ Z। इनिशियली मान लो Z था, 20% बढ़ा देना मतलब क्या हो जाना? 1.2 टाइम्स। 50% बढ़ा देना मतलब क्या हो जाता है? 1.5 टाइम्स। 100% बढ़ाना तो क्या हो गया? डबल हो गया, 2Z। अभी 20% बढ़ाया तो 1.2Z। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी थी मान लो k ही थी, अब काइनेटिक एनर्जी डबल्ड कर दी तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डबल करोगे तो ज्यादा पास तक जाएगा अल्फा पार्टिकल। ये जेट कैंसिल्ड आउट, काइनेटिक एनर्जी कैंसिल्ड आउट, तो R2 की वैल्यू R के टर्म्स में आ गई कितनी? 0.6 R। यही आंसर है, दैट्स इट, यही आंसर है। सो लाइक दैट यू कैन डू द कैलकुलेशन एंड यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। तो ये था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल पूरा हो गया, इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, एंड देन वी विल टॉक अबाउट wave, general definitions used in the wave nature, and we will move to the other concepts like Planck's quantum theory and other things. That's it for now.